हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। हमने कल बात की थी वायुमंडल की प्रमुख गैसों के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वायुमंडल का दूसरा तत्व जलवाष्प के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प एक अस्थिर और परिवर्तनशील तत्व होता है। परिवर्तनशील तत्व होता है, ठीक है। और ये जो तत्व है इसका स्थान, दूसरा समय और तीसरा ऊंचाई, ठीक है। स्थान, समय और ऊंचाई के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें क्या पाया जाता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। ये जो जलवाष्प है ये वायुमंडल के अंदर अदृश्य तत्व के रूप में मौजूद रहती है। अदृश्य तत्व के रूप में वायुमंडल में मौजूद होती है, ठीक है, पाई जाती है। ये वायुमंडल में आती कहाँ से है, तो वायुमंडल में आएगी एक प्रक्रिया, कौन सी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण, कि जब वाष्पीकरण होगा तो जो जल है वो किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदलकर वायुमंडल में विद्यमान हो जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। और जैसे ही संघनन होगा, जैसे ही क्या होगा, संघनन होगा, तो जो जल है, जो जलवाष्प है, वो क्या हो जाएगी, छोड़ दी जाएगी। वायुमंडल क्या कर देगा, जलवाष्प को त्याग देगा, ठीक है। कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा तो क्या हो गया, जलवाष्प वायुमंडल में चली जाएगी, ठीक है। और जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो जलवाष्प को क्या कर देगा, वायुमंडल त्याग देता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो जो जलवाष्प होता है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और जो संघनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन देखते हैं एक बार। वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण जो होता है वो जल का कैसा रूप होता है, गैसीय रूप होता है, ठीक है। कौन सा रूप होता है, गैसीय रूप होता है। और जो संघनन होता है वो क्या होता है, गैस का कैसा रूप हो जाता है, जलीय रूप हो जाता है, ठीक है। और जल में भी किस किस प्रकार से, या तो औष, ठीक है, या पाला, या कोहरा, या कुहासा, या वर्षा होगी, या ओलावृष्टि होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इनके द्वारा क्या हो जाता है, संघनन के द्वारा जो गैस है, जो जलवाष्प का जो गैसीय रूप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जलीय रूप में बदल जाएगा। और किसमें प्राप्त हो जाता है, ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, वर्षा और ओलावृष्टि के द्वारा, ठीक है। जब जल किसमें बदलता है, गैसीय रूप में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो किसमें बदल जाती है, कार्य ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, कार्य ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। और ये जो कार्य ऊर्जा होती है यही क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पीकरण में मौजूद कौन सी होती है, जलवाष्प में कौन सी जो गुप्त ऊष्मा होती है, कौन सी होती है, कार्य ऊर्जा होती है। और यहाँ जो कार्य ऊर्जा है वो किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। किसमें बदल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। भाई यहाँ तो क्या हुआ, जैसे ही जल को क्या मिली, ऊष्मा ऊर्जा मिली, उसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो कार्य ऊर्जा में बदल गई। और जो जल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जलवाष्प का निर्माण हो गया। यहाँ जो जलवाष्प थी उसमें कार्य ऊर्जा जो थी वो मौजूद थी। अब गैस किस में कन्वर्ट हो गई है, जलीय रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो जो कार्य ऊर्जा थी वो वापस से कहाँ आ गई, बाहर आ गई। तो किस में आ गई, ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। और जो यहाँ जो कार्य जो ऊर्जा है यही क्या होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। आगे, जिस सतह पर
वाष्पीकरण होगा, जिस सतह पर वाष्पीकरण होता है वो सतह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जिस सतह पर वाष्पीकरण होगा वो सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और यहाँ जिस सतह पर संघनन होगा, जिस सतह पर संघनन होता है वो सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उष्मा ऊर्जा किस में चली गई, गुप्त उष्मा के रूप में सिंचित हो गई। तो गुप्त उष्मा के रूप में सिंचित हो जाएगी तो वो जो क्षेत्र है वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, वो सतह ठंडी हो जाएगी। और यहाँ यहाँ क्या है, जिस सतह पर क्या हुआ है, संघनन हुआ है, तो जो गुप्त उष्मा थी अर्थात जो कार्य ऊर्जा थी वो अब कहाँ आ गई है, बाहर आ गई है। किस रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर आ गई है। तो ये सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प है इसकी अगर सांद्रण की बात करें, ठीक है, इसके अगर सांद्रण की बात करें तो इसका जो 90% जो भाग है, 90% जो भाग है वो मात्र कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है कि जो कुल जो जलवाष्प की मात्रा है उसका कितना भाग, 90% भाग कहाँ, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि जो जलवाष्प है ये प्रमुख, जो जलवाष्प होती है ये एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, जो किस तरीके का काम करती है, कंबल की तरह काम करती है। ठीक है, और ये क्या करेगी, जो सौर्य विकिरण होती है, जो सौर विकिरण जो होती है, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण का क्या करेगी, ये अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण करती है। सौर्य विकिरण और पार्थिव विकिरण का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखा कि जो जलवाष्प है वो कैसा होता है, वो अस्थिर होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, क्योंकि स्थान, समय और ऊंचाई के संदर्भ में इसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। कैसा तत्व होता है, ये अदृश्य तत्व होता है। अदृश्य तत्व के रूप में कहाँ मौजूद हो जाता है, वायुमंडल में मौजूद होता है। ठीक है, और वायुमंडल में आता किस प्रक्रिया से है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। जैसे ही जल को तापमान मिलेगा, तापमान मिलते ही जल किससे बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, और वो कहाँ सिंचित हो जाएगा, वायुमंडल में सिंचित हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, जलवाष्प वायुमंडल में चला जाता है। अब जो जलवाष्प वायुमंडल में गया है वो वापस कैसे आएगा, तो वो कैसे आएगा, संघनन के कारण आएगा। जैसे ही संघनन होगा तो जो वायुमंडल होता है वो जलवाष्प क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, अब दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो वाष्पीकरण की और एक संघनन की। ठीक है, तो जब वाष्पीकरण होगा तो उसमें जो जल है वो किस में बदलता है, गैस में बदल जाता। ठीक है, और इधर क्या होगा कि जो जलवाष्प है वो किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, और कन्वर्ट किस में होगी, और क्या तो ओस पाएगी, या पाला पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, कुहासा पड़ेगा, वर्षा होगी, या ओलावृष्टि के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ उष्मा किस में बदल जाएगी, जो उष्मा ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, कार्य ऊर्जा में बदल जाती है। और ये जो कार्य ऊर्जा होती है यही वाष्पीकरण की क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है। और यहाँ कार्य जो ऊर्जा होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, और यही क्या होती है, संघनन की गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, जिस सतह पर वाष्पीकरण होता है वो सतह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और जिस सतह पर संघनन होगा वो सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ओके, जो जलवाष्प की जो मात्रा है उसका 90% जो भाग होता है वो मात्र कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और इसको प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जो किस रूप में काम करती है, कंबल की तरह काम करती है, जो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प है वो जो जलवाष्प होती है
ये जलवाष्प जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे घटने या कम होने लग जाती है, घटने या कम होने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर एक बात और देखें तो दूसरी क्या है कि जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर इसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, 5%। भूमध्य रेखा में जो भूमध्य रेखा है वहाँ जो हवाएं चलती हैं उसमें कितनी मात्रा होती है जलवाष्प की, 5%। अगर 50 डिग्री पर बात करें, 50 डिग्री अक्षांश पर अगर हम बात करें तो 50 डिग्री अक्षांश पर इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 0.2%। और अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर इसकी मात्रा जो है वो हो जाती है कितनी, 0.02%। ठीक है। और अगर हम ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों की बात करें, ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जो वहाँ की हवा होती है उसमें कितने परसेंट, 1% पाई जाती है। कितना प्रतिशत है, 1% पाई जाती है। ठीक है। और अगर हम उष्ण मरुस्थलों की बात करें, उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलों की बात करें, गर्म मरुस्थलों की बात करें तो वहाँ की शुष्क हवा में, वहाँ की जो हवा होती है उसमें इसका पार्ट कितना होता है, 4% इसका भाग होता है। उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलों में इसका पार्ट कितना होता है, 4% पाई जाती है। ठीक है। तो ये जलवाष्प के बारे में है। अगर इसमें और बात करें अपन तो जलवाष्प जो होती हैं वो जलवाष्प किसका, वृष्टि और वृष्टि के जो प्रकार होते हैं, वृष्टि के जो अन्य प्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, जलवाष्प पर निर्भर करते हैं। जलवाष्प पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। वृष्टि जैसे वर्षा, और उसके जो प्रकार होते हैं, ओला है, कोहरा है, कुआसा है या ओलावृष्टि है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, जलवाष्प पर डिपेंड करेंगे। ठीक है। कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक है। 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री रेखा पर कितनी हो जाती है, 5% पाई जाती है। 50 डिग्री अक्षांशों पर इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 0.2%। और अगर ध्रुवों की बात करें तो इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 0.02%। ठीक है। ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों में इसकी बात करें तो कितनी हो जाती है, 1%। और अगर उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलों में बात करें तो कितनी आएगी, 4% होती है। ठीक है। जो जलवाष्प होता है उसके ऊपर क्या निर्भर करता है, वृष्टि, और वृष्टि के प्रकार किस पर निर्भर करेंगे, जलवाष्प पर निर्भर करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एरोसोल। जलवाष्प के बाद में जो वायुमंडल का तीसरा जो तत्व होता है, वायुमंडल का जो तीसरा तत्व है, तीसरा तत्व कौन सा है, एरोसोल्स। अब एरोसोल्स क्या होते हैं, ये वायुमंडल में निलंबित, वायुमंडल में निलंबित धूल के कण, वायुमंडल में निलंबित धूल के कण, ठीक है, तरल बूंदें, तरल बूंदें और धुएं के कालिक, जो धुएं की जो राख होती है वो क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स कहलाते हैं। ठीक है। कि जो धूल के कण होते हैं, जो तरल बूंदें होती हैं, जो धुएं की कालिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स कहलाते हैं। ठीक है। इन एरोसोल्स की अगर बात करें तो इनका जो सांद्रण होता है वो कहाँ पाया जाता है, निचले वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ होते हैं ये, निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है।
और ये जो अधिकतम मात्रा में जब पाए जाएंगे तो कहाँ पर उपोष्ण व शीतोष्ण, उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होते हैं। कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ की जो हवा होती है वो हवा कैसी होती है, शुष्क हवा होती है। शुष्क हवा के कारण उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में जो एरोसोल्स होते हैं उनकी मात्रा क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इन एरोसोल्स की बात करें तो इन एरोसोल्स पर कोहरा, ठीक है, कोहरा व बादल, कोहरा व कुहासा, कोहरा व कुहासा का निर्माण होता है। निर्माण किससे होता है, कोहरा किससे बनेगा, इस एरोसोल्स के कारण क्या बनेंगे, कोहरा बनेगा, कुहासा बनेगा, बादल बनते हैं। क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। किससे बनते हैं, इन एरोसोल्स के कारण ही बनते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी महत्व की बात करें तो इसका महत्व किसमें होता है एरोसोल्स का, कि जो एरोसोल्स होंगे वो क्या करते हैं, परावर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विसरण, परावर्तन, प्रकीर्णन और विसरण की प्रक्रिया को, विसरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन, एक तो होता है वर्णात्मक प्रकीर्णन, वर्णात्मक प्रकीर्णन। इस वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण क्या होगा कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाल और नारंगी रंग दिखाई देता है, लाल व नारंगी रंग दिखाई देता है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग, आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। ठीक है, और एक लास्ट बात है कि जो विसरण की जो प्रक्रिया होती है, उस विसरण की प्रक्रिया के कारण, विसरण की प्रक्रिया के कारण जो कोहरे में छिपा हुआ सूर्य होता है, कोहरे में, कोहरे में छुपा हुआ सूर्य, छुपा हुआ सूर्य सफ़ेद दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। ठीक है, एक इनकी बात करें तो ये आर्द्रता ग्राही नाभिक का भी काम करते हैं। जो ये धूल के कण होते हैं इन्हें आर्द्रता ग्राही नाभिक भी बोलते हैं, नाभिक का काम करते हैं। आर्द्रता ग्राही नाभिक का भी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिनसे बादल बनते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होते हैं, बादल बनते हैं। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होते हैं, ये संघनन के लिए, ये संघनन के लिए सतह प्रदान करते हैं। ये संघनन के लिए क्या प्रदान करेंगे, सतह प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है अपने एरोसोल। एक बार फिर से देखना कि जो निलंबित, जो वायुमंडल में जो निलंबित क्या होते हैं, धूल के कण, तरल बूंदे और धुएं के कालिक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम एरोसोल्स कहते हैं। ठीक है, जो एरोसोल्स होते हैं वो वायुमंडल में निचले पार्ट में पाए जाते हैं, निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका सर्वाधिक जो सांद्रण होता है वो कहाँ होता है, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो हवा होती है वो क्या होती है, शुष्क होती है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये कोहरा और कुहासा बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है,
क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये संघनन को क्या प्रदान करेंगे, सतह प्रदान करेंगे। और संघनन के जितने भी रूप होते हैं वो किससे बनेंगे, कोहरा बनेगा, कुआसा बनेगा, बादल बनते हैं, वो किस में बनेंगे, आर्द्रताग्राही नाभिक के कारण, ठीक है। और ये आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होते हैं, जो संघनन के लिए क्या प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं, ठीक है। जो एरोसोल्स होते हैं वो परावर्तन, प्रकीर्णन और विषण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण क्या होगा कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय कैसा रंग दिखाई देगा अपने को, लाल और नारंगी रंग दिखाई देगा। और आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और विषण की प्रक्रिया के कारण क्या होगा, कोहरे में छिपा हुआ सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, सफेद कलर का दिखाई देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे वायुमंडल की परतीय संरचना के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।